Hi everyone. So now approximately 15 days are left for your phase 1 examination of RBI Grade B 2025. So phase 1 एग्जाम में जाने से पहले my dear friends there are certain tips, there are certain pre exam tips. अभी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए ऑन द एग्जाम डे आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को अप्रोच करना चाहिए, कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, क्या आपका टारगेटेड स्कोर होना चाहिए सेक्शन वाइज. ऑल ऑफ दीज थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. इट विल बी अ शॉर्ट 10 मिनट्स वीडियो और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी राइट फ्रॉम टुडे टिल 18th ऑफ अक्टूबर कि आपको किस तरीके से अपने एग्जाम को अप्रोच करना है. ठीक है. नाउ ये जो प्रॉब्लम्स है जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ ये मैंने खुद से क्रिएट नहीं कही है. दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ यू गाइज ओनली. आई नो you guys are facing these problems and I come to know about all these problems through my mentorship sessions. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले if I talk about the very first thing, see phase 1 my dear friends is all about practice and simulation. प्रैक्टिस एंड सिमुलेशन. ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब क्या है यहाँ पे? देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ या फिर फॉर दैट मैटर सिमुलेशन का मतलब क्या है. मैं ये कहना चाह रहा हूँ दैट ऑब्वियसली यू गाइज मस्ट बी अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट राइट बिकॉज एंड इफ यू आर नॉट प्लीज प्लीज अभी भी 15 दिन जो है उसमें बिना मॉक टेस्ट करे हुए एग्जाम देने मत जाना. यू आर डेफिनेटली नॉट गोइंग टू क्रैक इट विदाउट अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट. तो ठीक है, सो यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट बट यू नीड टू अटेम्प्ट द मॉक टेस्ट माय डियर फ्रेंड्स as per the timings of the exam. So what are the generally जो टाइम होता है मॉर्निंग शिफ्ट में इट इज 9 to 11 और मे बी 10 to 12. ठीक है, इन दोनों में से कोई एक शिफ्ट होती है. और इवनिंग में जो आफ्टरनून शिफ्ट होता है बेसिकली दैट इज आइदर 1 to 3 और 2 to 4, इनमें से कुछ भी होता है. तो मेरा सजेशन आपको ये है दैट यू व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट प्लीज डू अटेम्प्ट योर मॉक टेस्ट इन दी स्लॉट्स. इन मॉर्निंग आइदर 9 to 11 और 10 to 12 दोनों सेम ही बात है और इन द आफ्टरनून आइदर 1 to 3 और 2 to 4. नाउ द मेजर फोकस योर मेजर फोकस विल बी ऑन दिस टाइम पीरियड. ठीक है, इस ये वाला जो टाइम स्लॉट है इसके ऊपर आपका मेजर फोकस होना चाहिए. व्हाई आई एम टेलिंग दिस बिकॉज दिस इज द आवर व्हेन यू डू द लंच एंड यू फील स्लीपी. सबको नींद आती है दोपहर में लंच करके राइट. तो इस वाले टाइम में आपको एग्जाम में नींद ना आए, आपकी पहले से ही प्रैक्टिस हो इस चीज की ताकि आपका जो दिमाग है वो एक्टिव रहे. और 15 दिन में आई थिंक ये अचीव किया जा सकता है. इन द नेक्स्ट 15 days यू हैव टू वर्क इन दीज 2 to 4 और 1 to 3. इन 2 घंटे में आपको काम करना है और ट्राई करना है कि मॉक टेस्ट देना है. इफ यू आर ए वर्किंग एस्पिरेंट देन यू कैन मेक यूज ऑफ वीकेंड्स फॉर दिस. अभी भी 2 वीकेंड्स है, सैटरडे संडे 4 दिन होंगे तो 4 मॉक टेस्ट आप इस टाइम पे लगा सकते हो. ठीक है जी, क्लियर है. तो ये वाली चीज आप ध्यान रखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको लग रहा होगा कि ये बेकार की छोटी सी बात है लेकिन नहीं, इसका जो इंपॉर्टेंस है वो आपको पता चलेगा एग्जाम के अंदर. ठीक है. दूसरी बात है जी टाइम मैनेजमेंट की द फेज 1 अगेन. कुछ 2-3 चीजें हैं. देखो फेज 1 में ना कंटेंट से ज्यादा या नॉलेज से ज्यादा या सिलेबस से ज्यादा कुछ चीजें हैं जो आपकी टेस्ट हो जाती हैं. एक तो आपका टाइम मैनेजमेंट टेस्ट हो जाता है, एक आपका पेशेंस टेस्ट हो जाता है और एक आपका ये टेस्ट हो जाता है कि आप प्रेशर को किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं. फेज 1 पूरी तरीके से सिर्फ आपका नॉलेज टेस्ट नहीं करता, वो आपके टाइम मैनेजमेंट स्किल्स टेस्ट करता है, वो आपका पेशेंस टेस्ट करता है और वो आपका अबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर बहुत ही तगड़े तरीके से टेस्ट करता है. कैसे, मैं आपको बताता हूँ. देखो व्हेन अभी आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे आपको पता है, ठीक है ना, तो आपको डेफिनेटली आई एम श्योर जैसे ही सेक्शन चेंज होता है, फॉर एग्जांपल क्वांट का सेक्शन आया, द क्लॉक स्टार्ट टिकिंग. ठीक है, जो वो घड़ी है कोने पे रेड रंग की वो चलना शुरू हो जाती है. ठीक है, और जैसे ही वो चलना शुरू हो जाती है हमारा फोकस क्वेश्चंस पे कम होता है, उसके ऊपर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से हमारे क्वेश्चंस डेफिनेटली छूटते हैं. देखो आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम में अगर मैं आपको बताऊं तो क्या आपको 200 में से 200 क्वेश्चन करने हैं? नहीं. आपने अगर 90 to 100 क्वेश्चंस भी कर दिए विद 90% एक्यूरेसी आपका काम हो गया. अगर 100 कर दिए तो 80% एक्यूरेसी भी चलेगी, 90 करे तो 90% एक्यूरेसी. अगर इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट 100 क्वेश्चंस 80% एफिशिएंसी में भी आपका कट ऑफ निकल जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर की कट ऑफ थी 67 राइट. और अगर आपने 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए तो आपका 90% कट ऑफ में 90% एक्यूरेसी में भी आपका काम हो जाएगा या फॉर दैट मैटर 80% में भी अगर अगेन आपका काम हो जाएगा. तो आपको बेसिकली कितने क्वेश्चंस करने हैं? 90 क्वेश्चंस करने हैं ओवरऑल. ठीक है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन टारगेट करने हैं मैं बताऊंगा. 90 क्वेश्चंस आपको ओवरऑल टारगेट करने हैं भाई. तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि आपको 200 क्वेश्चन करने हैं? आपको 50% कर देना है. आपको 50% कर देना है हर सेक्शन का. जीए में यू हैव टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस, रीजनिंग में 60 होते हैं तो 30 क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, क्वांट में 30 होते हैं 15 पे फोकस करना है, इंग्लिश में 30 होते हैं 15 पे फोकस करना है.
ठीक है ना। मतलब ऑफ कोर्स ऐसा मैं ये अभी बता रहा हूँ क्योंकि 50% है, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि कौन से सेक्शन में आपको कितने क्वेश्चन टारगेट करने चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्वांट में 15 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तुम, बहुत मुश्किल है। तो टाइम मैनेजमेंट माय डियर फ्रेंड्स आपको सीखना होगा, और वो आपको सीखना होगा मॉक टेस्ट से, और मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे कितना टाइम आपको एलोकेट करना है टू एवरी सेक्शन। टाइम तो चलो हमें पता ही है, कितने क्वेश्चंस आपको हर सेक्शन में करने होते हैं। ठीक है। The next point that is very important that you should remember before going to the phase 2 exam, my dear friends, and that is there are 4 sections in the exam. ठीक है, there are 4 sections in the exam, right? So it is not possible that you are very good in all the 4 sections. ये तो नहीं हो सकता कि आप चारों sections में ही धुरंधर है। It is not possible. Even if चलो मान लेते हैं कि आप चारों sections में धुरंधर है, तो भी मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि जो क्वांट और रीजनिंग है इनके ऊपर आपको मेजर फोकस करना है कि आपका सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए, कि आपका सेक्शनल कट ऑफ निकल जाए। ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूं उन लोगों के लिए जिनके चारों सेक्शन बहुत बढ़िया है। और क्वांट रीजनिंग में आपको सेक्शनल कट ऑफ पे फोकस करना है, और जीए एंड इंग्लिश को आपको फोकस करना है ओवरऑल कट ऑफ के लिए, बिकॉज दीज आर द स्कोरिंग एरियाज। ठीक है, ये स्कोरिंग एरियाज होते हैं जीए और इंग्लिश। स्पेसिफिकली इंग्लिश, इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होता है। इंग्लिश को आप यूज कर सकते हो अपने ओवरऑल कट ऑफ के लिए। लेकिन मान लेते हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जिसको क्वांट रीजनिंग बेटर आती है, तो वो क्वांट रीजनिंग पे ज्यादा फोकस करेगा, जीए पे सिर्फ सेक्शनल निकालने के लिए फोकस करेगा, यानी कि 20 से 25 नंबर। इंग्लिश में मॉडरेटली फोकस करेगा। तो इस तरीके से यू नीड टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ थ्रू द मॉक टेस्ट, दैट इन विच एरिया you are more comfortable, so you will be giving more, you will be focusing more on that particular section to clear the overall cutoff. ठीक है, सेक्शनल बाकी जो सेक्शन बच जाते हैं उसमें केवल आप सेक्शनल कट ऑफ पे फोकस करो, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, और जो घड़ी साइड में चल रही होती है उसके ऊपर मत ध्यान दो। बस इतना सोचो 15 क्वेश्चन करना, पॉइंट में 25 मिनट मिल रहे हैं भाई, करने तो 10 ही क्वेश्चन है ना, तो क्या 25 मिनट में 10 क्वेश्चन नहीं कर सकते? 2.5 मिनट मिल रहा है एक क्वेश्चन के लिए, आराम आराम से करोगे तब भी 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब आ जाओ कि कौन से सेक्शन में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहले तो आपका जो एग्जाम में सीक्वेंस होता है वो ये होता है, सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस खुलेगा, फिर रीजनिंग खुलेगा, फिर इंग्लिश, और फिर क्वांट लास्ट में खुलेगा। क्वांट तक जाते जाते हमारा जो दिमाग है वो बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका होता है, क्योंकि एक तो आप ट्रैवल करके जाओगे बहुत दूर, थके होगे, लंच नहीं किया होगा, गर्मी होगी बहुत ज्यादा, ह्यूमिडिटी हुई होगी, प्लस एग्जाम का प्रेशर होगा, प्लस अगल बगल से डिस्टर्बेंस भी होती ही है। तो चौथे सेक्शन तक जाते जाते हमारा जो ब्रेन है वो एग्जॉस्ट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए क्वांट किया जा सकता है चौथे सेक्शन में, अगर जीए होता तो बड़ी मुश्किल हो जाती। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वांट की। क्वांट में कितने क्वेश्चंस करने हैं जी आपको? 10 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, कितने क्वेश्चंस करने हैं? 10 क्वेश्चंस करने। अब ऐसा नहीं है कि 10 हो गए और टाइम बचा तो बैठ गए, नहीं, ये मैं टारगेटेड स्कोर बता रहा हूँ। एंड इट इज माय डियर फ्रेंड्स अकॉर्डिंग टू द करंट पैटर्न ऑफ द एग्जाम। अगर एग्जाम इजी आया तो ऑफ कोर्स आपको और ज्यादा करने। रीजनिंग पे आ जाओ, रीजनिंग में आपको टारगेट करने 20 से 25 क्वेश्चंस। तो 25 तो मैं मान के चलता हूं, देखो क्योंकि 25 क्वेश्चंस डुएबल होते हैं रीजनिंग में, तो मैं आपको कोई अननेसेसरी टारगेट नहीं दे रहा। इंग्लिश में आ जाओ, इंग्लिश में आपको 22 से लेके 25 क्वेश्चंस, एंड यस ये लोग करते हैं इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। चलो मैं मान लेता हूं कि आपकी इंग्लिश मॉडरेट है, तो चलो 20 क्वेश्चन मैं मिनिमम लेके चलता हूं। यहाँ पे 10 हो गए, यहाँ पे 25 हो गए, यहाँ पे भी 10 हो गए। और जीए में मैं आता हूँ, जीए में आपको करने होंगे 35 to 40। ठीक है, चलो मान लेते हैं मिनिमम साइड पे रखते हैं 35 पे रखते हैं। तो 35 और 25 60, 10 10 20 80 क्वेश्चन तो ऐसे भी अटेम्प्ट हो रहे हैं आपके। 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? आपका टारगेट कितना है? अगर इसमें आपने 90% एफिशिएंसी रख ली, 90% एक्यूरेसी रख ली, तो आपका कट ऑफ निकल गया मेरे दोस्तों। तो क्या आप 80 से लेकर 90 क्वेश्चंस के बीच में नहीं कर पाओगे? इतने मिनिमम क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, ये आराम से किए जा सकते हैं। ठीक है, इसमें ऑफ कोर्स आपको टारगेट ये करना है कि 40 क्वेश्चंस हो, रीजनिंग में आपको टारगेट करना है कि 30 क्वेश्चंस हो, इंग्लिश में आपको टारगेट करना है कि 25 क्वेश्चंस हो। लेकिन अगर आप इनके मिनिमम रेंज पे भी देखोगे तो भी आप 80 क्वेश्चंस कर पा रहे हो। एंड अगर 80 क्वेश्चंस में अगर आपकी 90% एफिशिएंसी है, 72 आ जाएंगे भाई साहब, आपका कट ऑफ निकल जाएगा। ठीक है, तो ये है टारगेटेड स्कोर, इस तरीके से करना है। अब सबसे पहले जब जीए का खुलेगा, एक चीज और जो मैं की बात करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ ये इश्यू होता है, मेरे साथ भी होता था व्हेन आई वाज एन एस्पिरेंट। तो देखो जब भी जैसे ही आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर खुला आपके सामने, जीए खुलेगा सबसे पहले, तो जीए खुलेगा, हो सकता है शुरू के 5 क्वेश्चन ना आते हो, 10 क्वेश्चन ना आते हो। रिमेंबर व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग, यू आर नॉट हियर टू सॉल्व ऑल द 200 क्वेश्चंस, यू ओनली हैव टू सॉल्व 90 क्वेश्चंस। ठीक है, 80 से 90 क्वेश्चंस आपको करने, उससे ज्यादा नहीं करने। तो इवन इफ यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट द इनिशियल 10 क्वेश्चंस इन जीए, डोंट वरी एट ऑल, डू नॉट लेट दोस 10 क्वेश्चंस स्पॉइल योर एंटायर 190 क्वेश्चंस। ऐसा नहीं होने देना है प्लीज।
तो इसी के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है आपकी प्रैक्टिस होती है किससे, मॉक टेस्ट से, ठीक है। और इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि आई डू अंडरस्टैंड कि बिल्कुल जीरो प्रेशर के साथ तो हम एग्जाम में नहीं जा सकते, बिकॉज ऑब्वियसली दिस एग्जाम यू नो फॉर सम पीपल इट माइट बी एवरीथिंग, ठीक है। ये एग्जाम बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सारे लोगों के लिए सिर्फ एग्जाम हो सकता है। तो अगर आपके लिए इवन ये बहुत कुछ है, ठीक है, तो भी मैं आपको बोलूंगा दैट डू नॉट लेट दिस एग्जाम ओवर पावर योर सेंसेस। ऐसा ना हो कि एग्जाम में गए और आप सेंसलेस हो गए, बिल्कुल ही आपको समझ ही नहीं आ रहा दैट व्हाट शुड आई डू। ऐसा नहीं होने देना, ठीक है। और जो भी आपके पर्सनल रीजंस है, जो भी आपके पर्सनल रीजंस है फॉर गिविंग दिस एग्जामिनेशन, उन सबको प्लीज अपने घर पे छोड़ के आना, ठीक है। आपका पर्सनल रीजन ये हो सकता है कि आपको बैंक में टॉक्सिसिटी है बहुत ज्यादा, आपको बैंक छोड़ना है इसलिए आपको आरबीआई जाना है। आपका पर्सनल रीजन ये हो सकता है दैट योर पेरेंट्स आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स यू कि भाई 4 साल से यूपीएससी में था, अब आरबीआई देने गया तो क्या इसका निकलेगा, आरबीआई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। या फॉर दैट मैटर आपने किसी से कमिटमेंट कर रखी है, बॉय और गर्ल, दैट ओके मेरा आरबीआई निकल जाएगा, देन आई एम गोइंग टू गेट मैरी टू यू। ये जितने भी XYZ रीजंस हैं, ठीक है, जो कि आपके पर्सनल रीजंस है, आप प्लीज इनको घर पे छोड़ के आइएगा, क्योंकि अगर इन रीजंस के साथ आप एग्जाम में जाओगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम नहीं निकलेगा। आप मेरे से आज लिखवा लो, एग्जाम देने ही मत जाओ, ठीक है, अगर आप इन रीजंस के साथ जा रहे हो तो। बिल्कुल ऑलमोस्ट आपको न्यूट्रल होके जाना है। मैं देखो फिर से कह रहा हूं दैट इट इज नॉट पॉसिबल कि हम बिल्कुल ही एकदम चिल होके जाएं, दैट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन ट्राई ये करना है कि हम अपने पर्सनल रीजंस को घर पे छोड़ गए, उनको हम साथ लेके ना आए। जब हम एग्जाम में जा रहे हैं तो हम और हमारे क्वेश्चंस ये दो होने चाहिए हमारे साथ, और कुछ नहीं होना चाहिए। योर ओनली चैलेंज शुड बी द क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू appear on your screens, and all you must be focusing on solving all those questions and accepting those challenges, ठीक है। all right my dear friends, that's all which I wanted to discuss. I hope आपको थोड़ा सा चमका होगा और थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अननेसेसरी की वीडियोस बनाने का कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए मैं फालतू की वीडियोस नहीं बनाता हूँ। आई होप यू गाइज हैव लर्न समथिंग फ्रॉम इट, एंड या थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।